नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 4 फॉर्म पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन को लिखने के। अगला फॉर्म हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में हमें दिया क्या क्या हुआ होता है और फिर हम लाइन का इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस तरफ हमें कोई एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और ओरिजिन से इस लाइन पे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है p, और ये O और इस पॉइंट को अगर मैं लेटर से इस पॉइंट को M बोल दूं तो OM जो लाइन है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, और अब अगर ये इंफॉर्मेशन के साथ लाइन L का इक्वेशन अगर हम लिखें तो L का इक्वेशन हमारे पास हो जाता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, आया कैसे ये, पहले वो समझते हैं। तो देखिए, अगर ये डिस्टेंस p है और ये एंगल अल्फा है तो क्लियरली हम ये डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल दिस। इस ट्रायंगल में सिंस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस आपके पास p है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्लियरली। cos अल्फा अगर आप लेते हो तो p अपॉन ओ एल हो जाएगा, और यहाँ से आप ओ मतलब p अपॉन दिस लेंथ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू देखोगे तो ये बन जाएगा p अपॉन cos अल्फा। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ से देखो, अगर आप ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, और ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल अल्फा दिया हुआ है और ये लेंथ p दिया हुआ है, तो अगर साइन अल्फा लेते हैं तो साइन अल्फा हमारे पास दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम p के टर्म्स में निकालें तो ये हमारे पास बन जाएगा p अपॉन साइन अल्फा। तो यानी हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकल गया। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकल गया, तो लाइन का तो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज p अपॉन cos अल्फा प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट दैट इज p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, और सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। इस फॉर्म में क्लियरली ये हमारा इक्वेशन बन गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन बन गया। सिंस p किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को, तो p की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये लाइन यहां से शुरू होके ऐसा घूमता 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 इस तरीके से, ठीक है, इधर आ सकता है और यहां तक आ सकता है, यानी ये एंगल यहां से घूमता 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 इधर तक आ सकता है। तो यानी अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होगी। नॉर्मल फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, द नॉर्मल फॉर्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चेकिंग। आपके पास हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी हमेशा 1 आनी चाहिए, और ये RHS में जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस ये आता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। कैसे इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो करना यह है आपको कि आप सबसे पहले इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लो। ठीक है, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी, और आप हमेशा ये बात इंश्योर करो, इंश्योर RHS इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी RHS में जो भी वैल्यू आएगी, इस केस में अगर माइनस सी है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो हम एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे।
ठीक है। तो यानी ये टर्म इधर RHS में जो भी आए कांस्टेंट, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये इंश्योर करते हुए अब हमें क्या करना है कि कोएफिशिएंट्स को कुछ इस तरीके से करना है सच दैट कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करें, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर करें और दोनों को ऐड करें तो हमारी वैल्यू 1 आ जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x के होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ b के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नया इक्वेशन जो बन जाएगा, देखिए a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स x प्लस b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स y इज इक्वल टू माइनस c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब आप देखिए कि x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करें, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करें और दोनों को ऐड करें तो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो आइए इस पे एक सवाल कर लेते हैं हम लोग फटाफट। सवाल ये दिया हुआ है कि चेंज दिस लाइन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को RHS में लेते जाना है। तो यहाँ से अगर हम RHS में लेके जाएं तो 5x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 39 होगा। लेकिन मैंने आपको ये बात भी कही थी कि RHS में आपको हमेशा इंश्योर करना है कि पॉजिटिव वैल्यू रहे। तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा माइनस 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इस पूरे इक्वेशन को, डिवाइड बाई रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू 13 आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया माइनस 5/13 टाइम्स x प्लस 12/13 टाइम्स y इज इक्वल टू 3, और ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यानी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये साइन अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, p को। ठीक है, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। ठीक है, एक सवाल करते हैं और, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्लाइंड विथ पॉजिटिव x एक्सिस एट 60 डिग्री। ठीक है, एंड दिस लाइन फॉर्म्स अ ट्राइंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आइए देखते हैं पहले इसका एक रफ डायग्राम बना के। ठीक है, सपोज ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से है और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर हमने इस पे ड्रॉ किया है जो x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है। नॉर्मल फॉर्म में जो अल्फ़ा यूज़ करते हैं वो हमें पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री है। अगर ये लेंथ p हमें मिल जाए तो अपना काम हो जाए। ठीक है, तो ये p लेंथ कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान से, हमने ये बात पहले भी करी हुई है कि ये लेंथ हमने निकाला था p अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और ये लेंथ हमने निकाला था p अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब सिंस अल्फ़ा अगर हमें पता है तो p अपॉन कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 60 डिग्री इज़ हाफ, तो ये वैल्यू 2p हो जाएगी। और p अपॉन साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, तो ये 2p अपॉन √3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है एरिया, एरिया हो जाएगा हाफ 2p इंटू 2p/√3। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास 54√3 दी हुई है। एक 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, √3 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू हो गई 27 इंटू 3 दैट इज़ 81। और सिंस हम जानते हैं कि p की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, तो इस केस में p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। p आ गया 9, तो देयरफॉर लाइन का इक्वेशन हो गया हमारे पास सिंपली x cos 60 डिग्री प्लस
y sin 60 डिग्री एंड इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक तो लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि हमें दिया हुआ था परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्लाइंड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट 60 डिग्री। ठीक है, अब ये हमें ये नहीं दिया हुआ था कि ये इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर किया गया है 60 डिग्री या क्लॉकवाइज जाके मेजर किया गया है 60 डिग्री। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर किया गया है तब तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, इसको चाहिए तो आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x प्लस √3y इज इक्वल टू 18। ठीक है, लेकिन यही मेजरमेंट अगर इस तरीके से होता सच दैट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बनाता तो ज़रूर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता। चलो इसको थोड़ा सा मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी रखे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, और अगर ये एंगल 60 डिग्री हुआ, ठीक है, तो इन दिस केस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -60 डिग्री, क्योंकि एंगल हमने मेजर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -60 डिग्री। ठीक है, बाकी सब तो हमारा सेम ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप p की वैल्यू निकालिएगा तो p की वैल्यू अभी आपके पास 9 ही आएगी। तो जब अल्फा की वैल्यू -60 डिग्री आ गई तो उस केस में जो आपके लाइन का इक्वेशन बनेगा, वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग अपने दूसरे लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा x cos -60 डिग्री प्लस y sin -60 डिग्री और इज इक्वल टू p दैट इज 9। ठीक है, cos -60 डिग्री की वैल्यू हाफ ही होती है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा x/2 माइनस √3y/2 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस √3y इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन को अगर हमें कंबाइन करके एक साथ ही लिखना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे दो लाइंस आएंगे जिनका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा x प्लस माइनस √3y इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे दो लाइंस आएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल का। अगला सवाल लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में ही। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC ऑफ स्क्वायर OABC, जहां स्क्वायर OABC कुछ ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अगर एक बार हम अपना डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लें तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे पास एक स्क्वायर हो गया इस तरीके से, ठीक है, और इसके डायगोनल AC का हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, डायगोनल AC का इक्वेशन चाहिए। तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो हमें स्क्वायर का साइड लेंथ A दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर का साइड लेंथ A दिया हुआ है। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें ये दिया हुआ है कि ये एंगल हमारे पास अल्फा दी हुई। तो सिंस अगर हमें AC का इक्वेशन निकालना है, AC डायगोनल का, तो हम अगर ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सिंस स्क्वायर है तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर और कुछ नहीं बल्कि हमारा दूसरा डायगोनल ही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को फॉर द टाइम बिंग अगर मैं M बोल दूं और इसको मैं O बोल दूं, ठीक है, तो OM का जो लेंथ आएगा, OM, दिस विल बी नथिंग बट, सिंस साइड लेंथ हमारे पास A दिया हुआ है तो डायगोनल का लेंथ हमारे पास √2a हो जाता है, उसका हाफ हो जाएगा, यानी ये a/√2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लेंथ होगा दिस विल बी हाफ द लेंथ ऑफ डायगोनल,
और अगर साइड लेंथ आपके पास स्क्वायर का a है तो हमें पता है कि डायगोनल का लेंथ हो जाता है √2a, ठीक है। और उसका हाफ किया, हमारे पास OM की वैल्यू a/√2 आ गई। और ये कुछ नहीं, अगर याद करिए तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये बेसिकली हमारे P का काम करता है। अब अगर हमारे पास एंगल मिल जाए जो ये लाइन ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से बनाता है तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सिंस ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री होता है, तो पूरा का पूरा ये एंगल अगर हमने देखा तो ये हमारे पास अल्फा प्लस 45 डिग्री हो गया। तो हमारे पास AC का जो इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और ये इक्वेशन हो जाएगा x cos अल्फा प्लस 45 डिग्री प्लस y साइन अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू P, दैट इज a/√2। ठीक है, चाहे हम तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x टाइम्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा /√2 एंड प्लस y टाइम्स साइन अल्फा प्लस cos अल्फा /√2 और इज इक्वल टू ये हो गया a/√2। ठीक है, √2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो हमारे पास हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा फाइनल वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, x टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस y टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस cos अल्फा is equal to a, and this will be the answer to this question.